Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है 20 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो गाइस, वीडियो का PDF फाइल का लिंक वही आपको सेम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की PDF लिंक मिल जाता है। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड आई होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। सो चलिए फिर हम बिना देरी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको बाकी मंथ्स की करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, सो चैनल के आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। वहाँ से आपको बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप वहाँ पे हर चीज़ की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए। सो चलिए फिर बिना देरी से हम अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज HCL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नाडर मल्होत्रा को हाल ही में HCL का जो है वो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये जो रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं, भारत की सबसे धनी महिला हैं जो कि अपने पिता शिव नाडर की जगह HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगी। यानी इनसे पहले जो थे वो इनके पिता थे HCL के अध्यक्ष, जिनका नाम शिव नाडर था। अब उनकी जगह पे कौन निभाएंगी? रोशनी नाडर जो मल्होत्रा हैं वो उनकी जगह पर HCL की नई चेयरमैन जो है वो बनेंगी। तो शिव नाडर जो है वो कंपनी से हटेंगे नहीं, बल्कि जो शिव नाडर है वो HCL टेक्नोलॉजीज़ के प्रबंध निर्देशक के रूप में बने रहेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगर HCL की बात करें, भैया HCL क्या है? देखिए, पहली बात तो HCL की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। HCL की जो फुल फॉर्म है वो है हिंदुस्तान, C फॉर कंप्यूटर्स, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स एंड LS लिमिटेड। ठीक है, ये जो है वो HCL की फुल फॉर्म है। और जो HCL कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है, जो एक इंटरनेशनल मतलब इंडियन मल्टीनेशनल IT कंपनी है जो गवर्नमेंट है। इसके जो स्थापना हुई थी, वैसे पूछा नहीं जाएगा, 1976 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है HCL का वो नोएडा में है। नोएडा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना HCL की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ओके, और आंसर तो ज़रूर ध्यान रखना है। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नाडर मल्होत्रा। सो क्लियर, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए बस इसके बारे में इतना आप ध्यान रखना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं, जिसमें पूछा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। अगर बात करें भारत की पोजीशन क्या रही, तो भारत रहा है 3rd नंबर पर। आंसर है ऑप्शन बी। ये जो ग्लोबल आप कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है, ये अमेरिका के प्रसिद्ध सलाहकार हैं कुशमैन एंड बेकफील्ड, उनके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें भारत 3rd स्थान पर रहा था। 4 प्रमुख क्षेत्र इसमें देखे जाते हैं। बाउंस बैक लिबिलिटी कंडीशंस देखी जाती है, कॉस्ट देखी जाती है, रिस्क देखी जाती है। 40 देशों के बीच ये हुआ था, मतलब 40 इसमें देश कंट्रीज रखी गई थी, जिसमें इंडिया 3rd नंबर पर आई है। बात करें फर्स्ट पोजीशन पर कौन आया, तो भाई फर्स्ट पोजीशन का पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चाइना है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो सेकंड पोजीशन पर USA है। एंड 3rd पोजीशन पर कौन सा देश है? तो 3rd पोजीशन पर हमारा भारत देश है। ये रिपोर्ट देशों के विनिर्माण क्षेत्र को फिर से शुरू करने की क्षमता पर दी जाती है। भाई आपने कितना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कितना फिर से रीस्टार्ट किया है, वो चीज़ सारी देखी जाती है, सारी कंडीशंस देखी जाती हैं, कॉस्ट देखी जाती है, रिस्क देखा जाता है, सब चीज़ देखी जाती है और उसके बाद ही इंडेक्स जारी की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन सेकेंड का आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज किस राज्य, ओहो एक मिनट, 1 सेकेंड, हाँ जी, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबा पेंशन योजना शुरू की है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा।
उड़ीसा, ओडिशा भी बोलते हैं, उड़ीसा भी है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य ने जो है वो ट्रांसजेंडर जो समुदाय होते हैं उन लोगों के लिए इस आपके लिए जो योजना जो है इसका नाम मधु बाबू पेंशन योजना है, इसकी शुरुआत की है। इस योजना का मेन पर्पस क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो इस योजना का मेन पर्पस है जो राज्य के बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं और जो ऐसे लोग हैं मतलब जो मतलब जिनकी एबिलिटी ठीक नहीं है उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, मतलब उनको एक तरीके से पैसों की सहायता जो है वो प्रदान करनी है। उसके लिए जो ये योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर कि भाई आप कितने आयु के हो उस आधार पर आपको 500, 700, 900 रुपये प्रति माह की राशि जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो 5,000 ट्रांसजेंडर को इससे लाभ मिलेगा और इस योजना को शुरू करने का कौन से राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया है। सो क्लियर हो गई होगी कि योजना क्या है, क्या इसका मतलब है। उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, गणेशी लाल, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट करती हूँ बिकॉज मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें, इसलिए बार बार मैं आपको ये चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि योजना क्या है और कौन से राज्य ने शुरू की है, तो उड़ीसा ने, ध्यान रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। किस फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा खिताब जीता है? विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द 34th ला लीगा टाइटल? तो किसने जीता है? रियल मैड्रिड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रियल मैड्रिड जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है उसने ये जो खिताब जीता है, किसे हराकर जीता है? तो करीम बेंजिमा विलारियल। यानी आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई जो ला लीगा खिताब है उसमें हारने वाली टीम का नाम क्या है। सो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। सो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखें कि इसमें इस जो ला लीगा जो खिताब है, टाइटल है, इसमें हारा कौन सी टीम है? तो ये वाली टीम जो है वो लॉस यानी हारी है। और वॉन कौन सी टीम हुई है? तो रियल मैड्रिड इसमें जीती है। 2-1 से उन्होंने जो है वो ये चैम्पियनशिप जीती थी और अपना स्थान जो है वो हासिल किया था। 20 जुलाई को मतलब यही 20 जुलाई को वर्ष 2020 का जो ला लीगा का अंतिम मैच है वो वर्ष 2017 की विजेता टीम लेगनेस के स्थान पे जो है वो खेला जाएगा। मतलब अभी 20 जुलाई को खेला जाएगा इसका जो अंतिम मैच है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज गेबॉन, गोबोन भी बोल सकते हैं। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या होता है ना, कभी कभी अलग अलग हो जाती है प्रोनाउंसिएशन भी, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? गोबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हमें आंसर बताना है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गोबोन कंट्री? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम है ओसुआका रेपोंडा। क्या नाम है? ओसुआका रेपोंडा इनका नाम है। जो गैबॉन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अली बोंगो ओडिनम्बा, उन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ओसुआको रफोंडा को नियुक्त किया है। ओसुआको रफोंडा गैबॉन देश की जो है ये 12th प्राइम मिनिस्टर बनेंगी वहाँ की, और महिला में पहली बनेंगी ये, ठीक है। जो ओसुआको रेफोंडा हैं ये एक अर्थशास्त्री हैं यानी इकोनॉमिस्ट हैं ये एक, और इन्होंने गैबॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस से अपना स्नातक यानी पीजी कंप्लीट किया है। 56 ईयर की हैं ये, ओके। सो क्लियर हो गया होगा वैसे तो क्वेश्चन, आंसर भी क्लियर हो गया होगा। क्या है आंसर? नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? द आंसर इज ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब ये पहल क्या है? तो देखिए इस पहल के तहत राज्य में जो कचरा होगा ना उससे बिजली बनाने की घोषणा, मतलब बिजली बनाने की वो चीज़ें सोच रहे हैं। बिकॉज कचरे से अगर बिजली बनाने का तरीका बिजली पैदा हो सकती हो तो सोचिए आप उस कचरे को जो कि आप देखोगे हर जगह पड़ा रहता है, जिसकी वजह से लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ओशियंस वगैरह तक पूरे मतलब एक तरीके से उनकी जो सुंदरता है वो ख़त्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। उसको आप कितना इन्वायरमेंट को बचा सकते हो और दूसरी तरफ उसका यूज़ भी हो जाएगा, बिजली बन जाएगी उससे। तो इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी यानी हम वेस्ट से क्या कर रहे हैं? एनर्जी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहल शुरू करी गई है उत्तराखंड के राज्यों के द्वारा। जो उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड है उनके अनुसार इस पहल के
तहत 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और इसमें जो कचरा वगैरह बहुत इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से कचरे को रिड्यूस करना, मतलब वहाँ से कचरे को ले जाना मुश्किल होता है, तो उस कचरे से क्या अब जो बिजली है वो पैदा की जाएगी। और वहाँ पे जो बिजली आप देखोगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बहुत कम बिजली आती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बिजली नहीं पहुँच पाती है। सो अब उन प्रदेशों में बिजली आसानी से मुहैया कराई जाएगी। तो हर दिन लगभग 900 टन जो है वो कचरा पैदा होता है, अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें से आधा जो है वो प्राकृतिक में, मतलब आधा जो है आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो, या फिर वो एनवायरनमेंट में मिल जाता है, उसकी मिट्टी वगैरह में मिल जाता है, लेकिन रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे रिसाइकिल नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या किया जाएगा, अब एनर्जी बनाई जाएगी। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहल भी बहुत अच्छी है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 इज, किस भारतीय अभिनेत्री को TIFF 2020 का एम्बेसडर नियुक्त किया है। TIFF का मतलब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल स्क्रीन के जरिए जो है वो इस प्रोग्राम को प्रसारित किया जाएगा। तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो इस लिस्ट में शामिल थे और अब इन्हें क्या बना दिया गया, TIFF यानी टोरंटो इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसका एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। क्लियर है आंसर, ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ है नहीं देखिए जानने के लिए, बट इतना ध्यान रखना जितनी चीज़ें बताई हैं, और फुल फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है, फुल फॉर्म से थोड़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। द क्वेश्चन नंबर 8 इज, CBSE ने AI करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ जो है वो समझौता किया है। तो CBSE ने IBM के साथ जो है वो टाई अप किया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो CBSE वो ऐसा पाठ्यक्रम लेके आना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने IBM कंपनी जो है उसके साथ समझौता किया है। तो अब IBM कंपनी CBSE के साथ मिलकर जो AI पाठ्यक्रम है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पूरा उनका आप कह लीजिए कोर्स है, करिकुलम है, उसको भारत के 13 राज्यों के लगभग 200 स्कूलों में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो अगर हम बात करें CBSE और IBM दोनों में, यहाँ पे आपको बताती हूँ। पहले CBSE की अगर बात करें तो फुल फॉर्म होती है इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE की जो स्थापना हुई थी, यानी इसके जो मतलब ये जो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1962 में CBSE की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है CBSE का वो न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में CBSE के चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। ये तो बात हो गई CBSE की, ठीक है। जो ऑल ओवर द इंडिया आप जो पढ़ते हो पाठ्यक्रम, जो CBSE चल रहा है वो ऑल ओवर द इंडिया है पाठ्यक्रम, उसका बोर्ड एक CBSE। अब बात करें IBM की, भाई ये IBM क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। ये 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA में है। IBM जो कंपनी है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है और बेचने का काम करती है। बाकी जितने जो कंसोल गेमिंग होती है, आप खेलते होंगे बहुत सारे लोग, उसमें जो चिप यूज़ की जाती है कंसोल गेमिंग के लिए वो भी IBM की यूज़ की जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गई, एप्पल हो गया, ये IBM के चिप को यूज़ करते हैं कंसोल गेमिंग के लिए, ठीक है। तो ये IBM हो गया। तो CBSE ने IBM के साथ ही टाई अप किया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको जो है वो अब लाया जाए CBSE के अंदर। सो क्लियर है, क्वेश्चन 8 आंसर है ऑप्शन नंबर D। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। द आंसर इज ऑप्शन C, P प्रवीण सिद्धार्थ। तो रामनाथ कोविंद के ये पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनसे पहले जो थे, मतलब जो P प्रवीण सिद्धार्थ से पहले थे, उनका नाम था विक्रम सिंह। ये इनसे पहले रामनाथ कोविंद के पर्सनल सेक्रेटरी थे। जो विक्रम सिंह है उनको वर्तमान में शिपिंग मंत्रालय का संयुक्त सचिव बना दिया गया है। मतलब पर्सनल सेक्रेटरी से तो वो अब हट गए हैं, अब P प्रवीण सिद्धार्थ बन गए हैं, बट विक्रम सिंह को कहाँ का बना दिया है, शिपिंग मंत्रालय का संयुक्त सचिव। इसके अलावा अगर बात करें P प्रवीण कुमार की बात कर लेते हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये 2001 बैच के IPS ऑफिसर हैं, ओके। और इसके अलावा ये भारतीय राजस्व सेवा विभाग में भी कार्यरत थे। इनसे पहले जो ये काम कर रहे थे, ये भारतीय राजस्व सेवा विभाग में जो है वो काम कर रहे थे।
सो आई होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। प्लीज़ गाइस, अगर आपको क्लियर हो रही हो तो अपना फीडबैक दे दिया करें कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है? अन्वेषण मतलब एक्सप्लोर कर रहा है, वो किस देश के साथ मिलकर? भारत रूस के साथ मिलकर। तो 3 देश याद रखना, एशिया और अफ्रीका। भारत और रूस जो है वो एशिया और अफ्रीका में अपनी जितनी परियोजनाएं हैं उनको सक्रिय करने के लिए, साथ में ही जो डिजिटल जो प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में भी वो चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या, रूस के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। रूस की बात कर लें तो रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रूस में करेंसी चलती है रूसी रूबल। कौन सी चलती है? रूसी रूबल यहाँ पर जो है वो करेंसी चलती है। और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की कि भाई कोविड के चलते अगर कोई आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो जो उनके परिजन हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ऐसा किस राज्य ने किया है, हमें आंसर में ये बताना है। तो ऐसा जो किया है वो किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने, अभी मैंने आपको उड़ीसा की बताई थी, वो ट्रांसजेंडर वाली स्कीम भी उड़ीसा ने चलाई थी। ठीक है, यानी अगर कोविड-19 के दौरान किसी की मृत्यु हो गई तो उनकी जितनी भी सेवानिवृत्ति है, मतलब जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक जो है उनके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। सो पेंशन में उन्हें 7,500 रुपये दिए जाएंगे, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य को, और मृतक जो आशावादी कार्यकर्ताएं हैं उनके परिवार को 5,000 रुपये मंथली मिला करेंगे। तो उड़ीसा में बता चुकी हूँ, कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। बात अगर करें उड़ीसा से लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों की, तो लोकसभा की सीटें आती हैं 21 और राज्यसभा की सीटें जो आती हैं वो 10 आती हैं उड़ीसा से। एक नेशनल पार्क ध्यान रखना, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। सो क्लियर है, आंसर उड़ीसा है इसका। अब क्वेश्चन करेंट्स के आज के हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हम करते हैं स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीएस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो अर्थ हमारी, टिल्टेड का मतलब है झुकी हुई है, तो वो अपनी एक्सिस पे, आपने अगर अर्थ की पिक्चर देखी भी होगी तो अर्थ हमारी पूरी स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्ट है, झुकी हुई है। तो कितना डिग्री जो है वो झुकी हुई है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और इस झुकाव की वजह से ही हमारे जो अर्थ पे मौसम बदलते हैं। ठीक है, अगर हमारी अर्थ झुकी हुई नहीं होती ना तो मौसम यानी जो ऋतु है वो परिवर्तित नहीं होती, ये आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, भाई जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? देखिए ये आइसलैंड नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ठीक है, IS यानी इसमें S साइलेंट होता है, इसे सिर्फ आइलैंड पढ़ा जाता है। तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये हमारे जो कह लीजिए पूरा वर्ल्ड है उसका सबसे बड़ा आइलैंड है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की बतानी है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आए करें। लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी एशिया की कौन सी है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे हिंदी में इस तरीके से लिखा आएगा, यांगसे। ठीक है, और यांगसे नदी जो कि कहाँ की है? चीन, चाइना की है यांगसे नदी। और ये जो यांगसे नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। और इसके अलावा अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये विश्व में, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आती है सबसे लार्जेस्ट रिवर में। बाकी विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है जो कि अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इन विच ईयर वॉज इसरो फाउंडेड। इसरो
यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी? द आंसर इज ऑप्शन बी 1969 में इसरो की शुरुआत हुई थी। हमारी इंडिया की जो स्पेस जो एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखना, इसरो से पूछ लेते हैं हेडक्वार्टर भी, तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकदार जो ग्रह है वो कौन सा है? तो आंसर कौन सा है हमारा? वीनस है आंसर। अब मैं इसकी खास बात आपको बताती हूँ, देखिए वीनस है, ध्यान रखना, वीनस हमारा चमकदार भी है और वीनस हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे गर्म प्लैनेट। ये गर्म प्लैनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे CO2 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और थोड़ा थोड़ा जो वीनस है ये पृथ्वी के सिमिलर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन यानी इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसके अलावा वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसे बोला जाता है। तो सारी क्वालिटी को ध्यान रखना, इसलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से पता चल सके। तो 5th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस। तो गाइस हमारे स्टैटिक GS के क्वेश्चंस भी यहाँ पे फिनिश हो गए एंड क्वेश्चन हमारे जो करंट के थे वो भी फिनिश हो गए। आप मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें सभी लोग, वहाँ पे हम डेली क्विजेस वगैरह भी सॉल्व करते हैं और सभी वीडियो का PDF लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो चलिए गाइस, हमारी मुलाकात अब अगले दिन की वीडियो के साथ होगी, हम अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें एंड खुश रहें एंड पढ़ते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप शेयर, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।